वाइज वर्क वी यूज्ड टू डू इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो डेफिनेटली हम उसे कहते हैं कि रेड टेपिज्म है। हर बंदे को अपना काम करवाने के लिए एक बाकायदा एक दूसरे पर्सन के पास जाना पड़ता है। जैसे मेरे पास अगर 11वां स्केल वाला बंदा है तो वो जूनियर क्लर्क है, उसके पास आप जाएंगे वो आपको काम करके देगा। फिर उससे सीनियर उसके पास काम जाएगा, उससे सीनियर होगा। तो एक प्रॉपर वे में एक पूरा सर्कल, पूरा मेरे कहने का मतलब है पूरी एक हायरार्की बनती है। तो तब जाके आपका काम जो है सीईओ के पास या अपर अथॉरिटी के पास जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि हमारे पास जो डीन्स हैं, क्लासरूम टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, ये सब अपने ऑफिस में इसी तरीके से काम करवाते हैं। इनफैक्ट मुझे अपने कमरे का दरवाजा खोलने की भी जरूरत खुद नहीं पड़ती, उसके लिए भी बंदा है, मेरे आने से पहले दरवाजा खुला हुआ होता है। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वर्क्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप उन लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनको उस काम के पैसे मिलते हैं। हर बंदे को आपको इसलिए फैसिलिटेशन दी जाती है ना। वहीं पे पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ट्रैफिक है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये सारे यूनिफॉर्म्ड होते हैं एक रैशनल लीगल अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं क्रिस्मेटिक अथॉरिटीज। क्रिस्मेटिक अथॉरिटीज में आते हैं वो लोग जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज होती हैं। जैसे हमारे पास कायदे आजम गांधी जो थे, वो बहुत ही क्रिस्मेटिक अथॉरिटी वाले लोग थे। ठीक है, उन्होंने देखो पूरे बरसगीर को अपनी पहचान बनाने के लिए डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने अपने अपने कल्चर्स पे अडेप्ट करने की कोशिश की कि गांधी के पास उनका भारत रहे, हमारे पास पाकिस्तान रहे। जब हम एक अलग मुल्क का ख्वाब देख रहे हैं तो इट नीड समथिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। कायदे आजम एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। ठीक है, तो अगर आप उसे कहते हैं ही इज द फाउंडर, ही हैज दैट कैपेबिलिटी। उनके पास वो डिवोशन, वो ओबीडियंस थी। हमारे यहाँ लोगों में तो बस तक पार एबिलिटीज ही नहीं है ना, उनमें तो तोड़ने की एबिलिटीज ज्यादा होती हैं। चाहे घर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मैं सिंपल सी बात करूंगी, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं। निशान, क्या कहा है आपने जुल्फिकार को? मैम आप जुल्फिकार की जगह मेरा नाम क्यों नहीं लेते? जकी भाई पेट्रोल छेड़ाए मेरे पे। जिशान, आपको मैं सीआर क्यों मानूं? आप खुद ही मुझे क्लास में इतना तंग करते हैं। और जकी, आप तीनों को, ठीक है, जकी को, जिशान को, जुल्फिकार को, तीनों को मैं नाम नहीं लूंगी। जुल्फिकार अपने हिस्से का काम करे बगैर मेरे कहे, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी सीआर था। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में। तो दैट्स वाई मैं उसको जानती हूँ। जिशान को मैं इसलिए जानती हूँ कि जिशान क्लास को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर उनके अटेंडेंस में नहीं लगाती हूँ। जुल्फिकार तो डेफिनेटली वो अपना काम कर रहा है मेरे बगैर कहे। जकी का भी कभी कभी अटेंडेंस खराब हो जाती है। चलो बैक टू द चैप्टर। डिपेंड करता है कि हमारे पास एज ए पर्सन आपकी एंसेस्ट्री और आपकी मॉरल सपोर्ट क्या है, या आपकी पर्सनालिटी में कितनी अटैचमेंट है, या कितनी एबिलिटीज है। जैसे हम हिटलर को, महात्मा गांधी को, लोगों को बहुत आराम से जानते हैं, यानी बहुत हमारे लिए क्लियर है कि इनके अंदर बहुत करिश्मेटिक अथॉरिटी थी। इसमें बहुत सारे आते हैं, नेल्सन मंडेला भी आते हैं। ठीक है, कि जिन लोगों ने एक इन्फ्लुएंशियल कामयाब किया, एक इन्फ्लुएंशियल रूल्स लेकर आए, पर्सनल स्किल्स लेकर आए, उनको हम करिश्मेटिक अथॉरिटी में कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना किसी शख्स को, यार आप बहुत अच्छा बोलते हैं, यार आपको मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। व्हाट इज दिस मीन ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर? मोटिवेशनल स्पीकर की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है आप किस तरह रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। जैसे इमरान खान रेवोल्यूशन लेकर आए थे, कैसे लोगों को उन्होंने बाइक सड़कों पे ले आए थे। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, रूल्स एंड चैलेंज के अगेंस्ट जाना। ठीक है, आपको पता है कि एक मूवमेंट आप लेकर आएंगे, एक करिश्मेटिक अथॉरिटी, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, लोगों के दिल दिमाग को डिफरेंट लेकर आओगे, डिफरेंट वर्जन से लेकर। हम मौलाना तारिक जमील की बातों से क्यों इंस्पायर होते हैं? अच्छा बोलते हैं। अभी एक वो है कासिम अली शाह, उनकी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। द थिंग इज दैट कि मोटिवेशनल स्पीकर इज समथिंग एल्स, करिश्मेटिक अथॉरिटी इज समथिंग एल्स। कि आप पूरे बरसगीर को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे भारत को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आए। फिर चाहे आप अपने राइट्स के लिए लड़ें, चाहे आप सिविल राइट्स के लिए लड़ें। ठीक है, फिर here we have that charismatic authority flows from single individual to the leader to the that period। जैसे हिटलर को लोग पसंद नहीं करते हैं। हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने, जैसे मैंने क्या कहते हैं, एक किताब में पढ़ा था, और वो किताब मैंने बाद में मूवी में भी देखी थी। द थिंग इज कि हिटलर के दौर में उन्होंने एक खास नस्ल को ये क्रिटिसाइज किया था।
एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग, एवरीबडी हैज अ चार्जेस टू लिव, बट हिटलर का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था, डिफिकल्ट भी वो था। अगर आज कश्मीर वालों को हम आजाद नहीं करवा सके तो हमारे पास कोई ऐसा करिज्मेटिक अथॉरिटी वाला लीडर ही नहीं है जो उनको आजाद करवा सके, और वो खुद भी उनमें प्रॉब्लम है कि वो लोग खुद आजाद भी नहीं होना चाहते। आप जब भी किसी डिबेट पे जाओ, जब भी किसी पॉलिटिकल डिबेट पे जाओ, तो वो आपको आगे से समझ को यही आता है कि अच्छा ठीक है, इट मीन्स के बरसगीर वो सॉरी कश्मीर जो आजाद ही नहीं हो सकता, तो फिर वहां पे आप फलस्तीन में चले जाओ, फलस्तीन आजाद नहीं हो सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे पास वहां पे बड़े लॉज, रेगुलेशंस, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग उन लोगों के लिए लड़ते हैं, जो मुजाहिद हैं, वो बेसिकली क्रिस्मेटिक अथॉरिटी रखते हैं, जो कि अपने मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं। नो डाउट दे हैव। फिर पॉलिटिक्स इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं कि गवर्नमेंट्स हैं, कैसे कैसे गवर्नमेंट्स हैं जिनमें मोनार्की आती है, जो कि एग्रीगेरियन सोसाइटी से आई थी। मोनार्की बादशाहत के बारे में कहते हैं, ठीक है। फिर आती है डेमोक्रेसी, वो लोग जो कहते हैं कि हम मुमलिकत, जो इनको कहते हैं जमहूरियत कहते हैं, कि मॉडर्न सोसाइटी में कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, टू द फॉर द पीपल्स, टू द पीपल्स, बाय द पीपल्स। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। 16 चैट्स। माय फेवरेट कासिम अली शाह। वॉइस नहीं आ रही जकी, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आएगी, जोंग ले लो। जकी तुम्हारी फिर से मैंने अटेंडेंस कैंसिल कर दी है।